वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ पावर सिस्टम गाइस। और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या देखा था, स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो सीक्वेंस नेटवर्क और ट्रांसफार्मर का जो जीरो सीक्वेंस नेटवर्क होता है उसका कुछ इस तरह रिप्रेजेंटेशन बनता है। हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें से ये स्विच कहलाता है स्विच S1, ये स्विच कहलाता है स्विच S2, ये वाला स्विच होता है स्विच SX, ये वाला स्विच को मैं बोलता हूँ SY। तो यहाँ पे हमें टोटल 4 स्विच दिख रहे हैं जिसमें से S1 और S2 हमारे सीरीज स्विच कहलाते हैं। सीरीज स्विच SX और SY क्या कहलाते हैं, शंट स्विच। और एक और चीज याद रखिएगा, जो S1 है वो प्राइमरी स्टार को रिप्रेजेंट करता है, जो S2 है वो सेकेंडरी स्टार को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली जो SX है वो प्राइमरी डेल्टा को रिप्रेजेंट करता है और जो SY है वो सेकेंडरी डेल्टा को रिप्रेजेंट करता है। इतना आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने स्टार स्टार को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देख लिया था। स्टार डेल्टा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हमने देख लिया था। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि डेल्टा स्टार अगर कॉम्बिनेशन है तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए देखते हैं डेल्टा स्टार कनेक्शन के बारे में। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, डेल्टा स्टार कनेक्शन। तो सबसे पहला एग्जांपल हम दोस्तों लेके चलते हैं। डेल्टा स्टार और स्टार जो है वो ओपन है, ये डेल्टा, ये स्टार और इसका जो ग्राउंडिंग है वो ओपन है। तो यहाँ पे मुझे बताइए कौन सा स्विच ऑपरेट करेगा। ये प्राइमरी डेल्टा है, तो प्राइमरी डेल्टा के लिए कौन सा स्विच ऑपरेट करता है, SX वाला स्विच। स्टार सेकेंडरी स्टार है तो सेकेंडरी स्टार के लिए S2 स्विच ऑपरेट करेगा। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन था वो कुछ इस तरह से था। बीच में हमें रिएक्टेंस भी तो शो करना है ट्रांसफार्मर का, तो ये रिएक्टेंस हमने शो कर दिया। चार स्विच हमने दिखा दिए। ये है स्विच S1, ये है स्विच S2, ये है SX, ये है SY। तो अब मुझे बताइए कौन कौन सा स्विच को हम शॉर्ट करेंगे। तो हम शॉर्ट कर देंगे कौन कौन सा स्विच, SX, क्योंकि SX प्राइमरी डेल्टा है तो SX को हमने शॉर्ट कर दिया। और S2 हमारा स्टार है, मतलब SY को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, हटा रहे हैं। अब मुझे एक चीज बताइएगा, क्या S2 को हम ओपन कर देंगे या शॉर्ट कर देंगे। तो ये हमारा ओपन ही रहेगा, क्योंकि जो ग्राउंड है या जो न्यूट्रल टू ग्राउंड के बीच का सिस्टम है वो ओपन है, तो ये ओपन रहेगा, राइट। अब यहां से मुझे बताइए क्या जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि जीरो सर्किट है, ओपन सर्किट है, राइट। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल हम लेते हैं डेल्टा स्टार और जो ग्राउंड है वो शॉर्टेड है। तो हमारा कौन कौन सा स्विच ऑपरेट करेगा बताइए, हमारा SX स्विच ऑपरेट करेगा और S2 स्विच ऑपरेट करेगा। तो ये वाला स्विच तो ओपन रहेगा S1, SX, ये है SX स्विच, ये है रिएक्टेंस, ये है SY स्विच, ये है S2, SX, SY।
तो यहां से चेक करके बताइए क्या Sx शॉर्टेड रहेगा? बिल्कुल शॉर्टेड रहेगा क्योंकि डेल्टा है। S2 क्या शॉर्टेड होगा? बिल्कुल शॉर्टेड होगा क्योंकि जो न्यूट्रल पॉइंट है वो ग्राउंड है। ये हो गया। अब ये तो SY स्विच तो ओपन है, इसका कोई मतलब नहीं होगा, हमें एक क्लोज पाथ मिल रहा है, तो यहां से हमारी जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो हो सकती है। तो अगर डेल्टा स्टार ग्राउंडेड है, सॉलिडली ग्राउंडेड है, तो हमारा जीरो सीक्वेंस करंट क्या होगा? फ्लो होगा। थर्ड केस देखते हैं क्या बनता है। थर्ड केस, प्राइमरी अगर डेल्टा है, सेकेंडरी स्टार है, बट स्टार को हमने डायरेक्टली ग्राउंड ना करके एक इम्पिडेंस के थ्रू ग्राउंड किया है, जिसको हम बोल रहे हैं Zn। तो जो सर्किट है वो कैसा बनेगा? हमारे पास 4 स्विच होंगे, S1, S2, Sx, Sy, यह है रिएक्टेंस X। प्राइमरी हमारा डेल्टा है तो Sx शॉर्ट हो जाएगा, Sx को हमने शॉर्ट कर दिया। सेकेंडरी क्या है? Zn के साथ न्यूट्रल ग्राउंडेड है, तो जो जीरो सीक्वेंस इंपिडेंस होता है वो क्या होता है? 3 टाइम्स ऑफ न्यूट्रल। तो यहाँ पे जो स्विच की जगह हम क्या शो करेंगे? 3 टाइम्स ऑफ Zn। तो क्या हमें क्लोज पाथ मिल रहा है? बिल्कुल ये क्लोज पाथ मिल रहा है, तो यहाँ पे भी जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो होगी। अब लास्ट केस देख लेते हैं, अगर डेल्टा और डेल्टा का केस बन रहा है तो क्या होगा? डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। तो इसमें सिर्फ एक ही केस बनेगा, क्योंकि न्यूट्रल को हम ग्राउंड या यहाँ पे ओपन नहीं कर सकते, उसके लिए हमें स्टार में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्टार हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो एक ही केस बन रहा है डेल्टा डेल्टा का। 4 स्विच हम बना लेते हैं। सॉरी, रिएक्टेंस मैं बार बार भूल रहा हूँ, रिएक्टेंस हमें भूलना नहीं है। चार स्विच हमने बना दिए, S1, S2, Sx, Sy। तो दोनों डेल्टा कनेक्टेड है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो Sx शॉर्ट हो गया, Sy शॉर्ट हो गया। क्या हमें क्लोज पाथ मिल रहा है? बिल्कुल, यहाँ पे हमें क्लोज पाथ मिल रहा है, मतलब जीरो सीक्वेंस करंट यहाँ पे भी फ्लो हो सकती है। तो कहीं पे भी जीरो सीक्वेंस फ्लो हो रही है या नहीं हो रही है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए हम करते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। तो गाइस पहला क्वेश्चन हमारे पास ये दिया गया है कि एक अनबैलेंस 3 फेज सिस्टम है जिसके सीक्वेंस वोल्टेजेस हमें दिए गए हैं। जैसे V1 हमें दिया गया है 0.8287 पर यूनिट, V2 दिया गया है -0.57 पर यूनिट और V0 दिया गया है -0.3 पर यूनिट। तो हमें फेज वोल्टेजेस निकालना है VA, VB और VC। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो अगर आपने इसकी थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, तो मैंने आपको डेरिवेशन करवाया था कि VA इज इक्वल टू क्या होता है? V0 प्लस V1 प्लस V2। सो V0 हमें दिया गया है कितना? -0.3 प्लस V1 दिया गया है 0.87 माइनस 0.57। तो VA की वैल्यू कितनी आ गई? 0। ए फेस के वोल्टेज की वैल्यू कितनी आ गई? 0। अब हम निकाल लेते हैं बी फेस के वोल्टेजेस की वैल्यू। तो बी फेस के वोल्टेजेस की वैल्यू क्या होगी? V0 प्लस अल्फा स्क्वायर V1 प्लस अल्फा V2। ये भी मैंने आपको कराया था। अल्फा क्या है यहाँ पे? फेज शिफ्ट ऑपरेटर, जो कि 120 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है, और अल्फा स्क्वायर 240 डिग्री का। सो V0 हमें दिया गया कितना? -0.3 प्लस V1 हमारे पास दिया गया है 0.87। अल्फा स्क्वायर का मतलब है एंगल 240। V2 हमें दिया गया है कितना?
माइनस में दिया गया है, राइट, माइनस 0.57। तो ये हो जाएगा आपका माइनस 0.57, अल्फा है तो एंगल 120। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको VB की वैल्यू मिल जाएगी 1.32 एंगल माइनस 109.83 डिग्री, और ये पर यूनिट में आएगा, ध्यान रखिएगा। VB भी हमें मिल चुका है। अब हम निकाल लेते हैं VC। VC क्या हो जाएगा? VC का फॉर्मूला V0 प्लस अल्फा V1 प्लस अल्फा स्क्वायर V2। अल्फा हमें पता है क्या है, V0 हमें पता है, क्वेश्चन में दिया गया है कितना, माइनस 0.3। V1 हमें दिया गया है 0.87 और अल्फा है साथ में तो 120। V2 हमें दिया गया है माइनस 0.57, अल्फा स्क्वायर का मतलब है 240। सो यहाँ से VC की वैल्यू हमें मिल जाएगी। VC की वैल्यू मिल जाएगी 1.325 एंगल 109.83 पर यूनिट। तो क्या ये हमारा आंसर हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या दिया गया है, कैलकुलेट द फेज वोल्टेजेस VA, VB एंड VC ऑन द बेस वोल्टेज ऑफ 11 kV। हमें 11 kV के बेस वोल्टेज पे VA, VB और VC निकालना है। हमने निकाला किस पे है? 1 पर यूनिट या पर यूनिट पे, मतलब एक के रेस्पेक्ट में हमने 1 के रेस्पेक्ट में हमने VA, VB और VC निकालना है। हमें निकालना किसके रेस्पेक्ट में है? 11,000 के रेस्पेक्ट में। तो ये लाइन टू लाइन वोल्टेज, हमेशा लाइन टू लाइन वोल्टेज गिवन होता है हमें। तो फेज वोल्टेज कितना हो जाएगा? फेज वोल्टेज हो जाएगा 11,000 डिवाइडेड बाई √3। तो 11,000 डिवाइडेड बाई √3 के रेस्पेक्ट में हमें VA, VB और VC निकालना है। तो 1 के रेस्पेक्ट में VA 0 था, तो 11,000 के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? 0 मल्टीप्लाइड बाई 11,000 डिवाइडेड बाई √3, ये 0 वोल्ट ही रहेगा। VB इज इक्वल टू 1 के लिए VB था 1.32, तो 11 kV के लिए 11 kV डिवाइडेड बाई √3 इंटू 1.32, ये आ जाएगा हमारे पास 8.42। एंगल में कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि हम मैग्नीट्यूड के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। माइनस 109.84, ये हो जाएगा केवी। अब आप देख सकते हो 1 पर यूनिट 1.32 पर यूनिट हमें मिला था VB, बट 11 kV के रिस्पेक्ट में जब हमने निकाला तो हमें मिल रहा है 8.42 kV। ऊपर वाले में यूनिट पर यूनिट है बट यहाँ पे kV है। सिमिलरली VC 1 के रिस्पेक्ट में जो वोल्टेज था वो 1.325 था, तो 11 kV के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? 11 kV डिवाइडेड बाई √3 1.32, ये हमें मिल जाएगा 8.42। एंगल में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, 109.83 अब आ जाएगा kV। तो ये आपके तीन वैल्यूज आपके आंसर आ गए, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है द बस बार ऑफ ईच ऑफ टू अल्टरनेटर्स। हमारे पास एक बस बार है, दो बस बार है और दो अल्टरनेटर्स हैं। दोनों अल्टरनेटर के जो रिएक्टेंसेस हैं वो 15% दिए गए हैं। 15% यानी कि 0.15 J, और जनरेटर 2 का मान लेते हैं ये जनरेटर 1 है, ये जनरेटर 2 है, तो दोनों जनरेटर्स का जो रिएक्टेंस है वो 0.15 यानी कि 15% है। reactances each are interconnected through a tie bar reactor of 15% each। दोनों एक टाई बार रिएक्टर के थ्रू कनेक्टेड हैं, तो ये टाई बार रिएक्टर 1 हो गया, ये टाई बार रिएक्टर 2 हो गया। दोनों का रिएक्टेंसेस भी 15% है, तो 0.15 0.15। अब बोला जा रहा है कि अगर इस पॉइंट पे फॉल्ट आ जाता है, मतलब यहां से तार टूट के जमीन पे गिर जाता है, तो इक्विवेलेंट रिएक्टेंस कितना होगा? इक्विवेलेंट रिएक्टेंस इस फॉल्ट के रिस्पेक्ट में हमें पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो हम बनाएंगे रिएक्टेंस डायग्राम। तो
रिएक्टेंस डायग्राम कैसे बनाते हैं, ये जनरेटर 1, ये इसका इम्पीडेंस, ये टाई बार 1, ये टाई बार 2, ये जनरेटर 2 का रिएक्टेंस, ये हमारा बन गया रिएक्टेंस डायग्राम। ये है 0.15, 0.15, 0.15, 0.15। ये है जनरेटर G1, ये है जनरेटर G2। फॉल्ट हमारा कहाँ पे आ रहा है, जनरेटर G2 के पास। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है फॉल्ट। तो अब इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट इंपीडेंस या इक्विवेलेंट रिएक्टेंस। तो फॉल्ट यहाँ पे आ रहा है, मतलब इसके रेस्पेक्ट में, इन दो टर्मिनल्स के रेस्पेक्ट में हमें क्या निकालना है, एक्स इक्विवेलेंट। जब एक्स इक्विवेलेंट निकालते हैं तो जो हमारा वोल्टेज है, वोल्टेज सोर्सेज है, वो क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। तो ये जनरेटर G1 और जनरेटर G2 दोनों क्या है, वोल्टेज के सोर्स हैं। तो जनरेटर G1 को हम हटा देंगे, जनरेटर G2 को भी हटा देंगे। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि ये 0.15 ये तीनों किस में आ गया, सीरीज में। तो अब हमारे पास कैसा सर्किट बन रहा है, एक्स इक्विवेलेंट 0.15 प्लस 0.15 प्लस 0.15, ये हमें मिल गया 0.45, ये 0.15। अब हमें क्या पता चल रहा है कि ये दोनों फिर से किस में है, पैरेलल में। सो एक्स इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, 0.45 इंटू 0.15 डिवाइडेड बाई 0.45 प्लस 0.15। एक्स इक्विवेलेंट हमें कितना मिल गया, 0.1125 पर यूनिट। तो एक्स इक्विवेलेंट अगर हम परसेंट में इसको लिखना चाहें तो हमें मिल जाएगा 11.25%। ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो आप देख सकते हो कितने आसान क्वेश्चन आते हैं फॉल्ट से रिलेटेड। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है कि एक अनबैलेंस सिस्टम हमें दिया गया है जिसके सीक्वेंस कंपोनेंट, इस बार सीक्वेंस कंपोनेंट वोल्टेज के भी दिए गए हैं, करंट के भी दिए गए हैं। तो V1 हमें दिया गया है, V2 हमें दिया गया है, V0 हमें दिया गया है। सिमिलरली I0, I1 और I2 हमें दिया गया है। अब बोला जा रहा है कि टोटल पावर कंज्यूम्ड कितना होगा, व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय अ फेज A ऑन अ बेस ऑफ 100 MVA। तो हमें यहाँ पे जो पावर है वो ऑप्शन देख के आप बता सकते हो कि MVA में पूछा जा रहा है। तो MVA जो पावर है उसका फॉर्मूला मैंने क्या डिराइव कराया था आपको, किसी एक फेज के रिस्पेक्ट में जो एपरेंट पावर का फॉर्मूला है वो मैंने आपको डिराइव करवाया था। सो V1 I1 कॉन्जुगेट प्लस V2 I2 कॉन्जुगेट प्लस V0 I0 कॉन्जुगेट। सो S हमें A के रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है तो एस ए लिख सकते हैं। V1 हमें दिया गया है 1.2, I1 हमारा है 3 माइनस 4J कॉन्जुगेट प्लस V2 हमारा दिया गया है माइनस 0.4। तो यहाँ पे हम माइनस 0.4 कर सकते हैं। करंट हमारी सेम रहेगी, 3 माइनस 4J का कॉन्जुगेट, और V0 हमें दिया गया है माइनस 0.1, 3 माइनस 4J का कॉन्जुगेट। अब आपको पता है कि जब भी हम कॉन्जुगेट से बाहर टर्म लेके जाते हैं, जो एंगल है और वो जो एंगल है उसका साइन चेंज हो जाता है, प्लस जो इमेजिनरी टर्म है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ से 1.2, 3 माइनस 4J कॉन्जुगेट के बाहर लाएंगे, ये हो जाएगा 3 प्लस 4J माइनस 0.4, 3 प्लस 4J माइनस 0.1, 3 प्लस 4J। जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो एस ए की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 1.2
मल्टीप्लाइड बाई 5 एंगल 53.13 माइनस 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 5 एंगल 53.13 माइनस 0.1 5 एंगल 53.13 3 प्लस 4 जे कितना होता है रेक्टेंगुलर से पोलर में कन्वर्ट करिए 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 एंगल 53.13 जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 3.5 एंगल 53.13 पर यूनिट। क्या ये हमारा आंसर आ चुका है? बिल्कुल भी नहीं, गलती बिल्कुल मत करिएगा। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या दिया गया है, हमें पावर कंज्यूम बताना है 100 MVA बेस पे। हमने अभी किस में निकाला है? पर यूनिट में। तो 1 यूनिट के लिए 1 यूनिट के रेस्पेक्ट में 3.5 हमें 3.5 MVA मिल रहा है। तो 100 MVA बेस पे कितना मिलेगा? फॉर 100 MVA बेस हमें मिल जाएगा SA इज इक्वल टू 3.5 एंगल 53.13 मल्टीप्लाइड बाई 100। एक के लिए अगर 3.5 है तो 100 के लिए कितना होगा? सिंपल मैथ्स। सो SA हमें मिल गया 350 एंगल 53.13 MVA। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसे ट्राई करिए समझने के लिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फोर्थ क्वेश्चन, ये कौन सा था? ये थर्ड है, राइट। फोर्थ पे चलते हैं। बोला जा रहा है कि कोई भी हमारे पास एक सर्किट एलिमेंट है, सर्किट का कोई भी एलिमेंट हो सकता है, जिसका पर यूनिट इंपीडेंस दिया गया है 0.15। मतलब Z पर यूनिट 1 हमें दिया गया है 0.15। अब बोला जा रहा है कि इफ द बेस केवी एंड बेस एमवीए आर हाफ, अगर हम बेस केवी को और बेस एमवीए को हाफ कर देते हैं तो जो नई हमें पर यूनिट इंपीडेंस की वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी? सो Z पर यूनिट 2 की वैल्यू कितनी होगी? तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, ये मैंने डिराइव भी करवाया है आपको, कि Z पर यूनिट न्यू या 2 इज इक्वल टू Z पर यूनिट ओल्ड या 1 मल्टीप्लाइड बाई MVA की नई वैल्यू अपॉन MVA की ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई KV की ओल्ड वैल्यू अपॉन KV की नई वैल्यू का होल स्क्वायर। Z पर यूनिट 1 हमें दिया गया है 0.15। अब MVA ओल्ड, पुराना MVA हमारा है MVA ओल्ड। अब बोला जा रहा है कि हमने बेस MVA को क्या कर दिया है? हाफ कर दिया है। तो जो नया वाला MVA है वो क्या हो जाएगा? हाफ। तो MVA न्यू हो जाएगा पुराने वाले का हाफ, MVA ओल्ड डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई बेस केवी को भी हमने हाफ कर दिया। तो केवी ओल्ड तो पहले से था, अब केवी न्यू को हमने कितना कर दिया? केवी ओल्ड डिवाइडेड बाई 2, तो 2 ऊपर चला जाएगा का स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, एक 2 से एक 2 कैंसिल आउट हो गया। हमें मिल रहा है 0.15 इंटू 2, तो 0.3 पर यूनिट। तो नया बेस एमवीए सॉरी जो नया पर यूनिट इंपीडेंस है वो हमें कितना मिलेगा? 0.3 पर यूनिट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन देखने में आपको, अगर आपने अभी तक ऐसे क्वेश्चन नहीं लगाए हैं तो बहुत कठिन लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही आसान है। इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इसका जो बेसिक फंडा है ये मैं ऑलरेडी थ्योरी में बता चुका हूँ, तो अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो जब मैं सॉल्व करूंगा तो आप समझ जाओगे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि द नेटवर्क शोन इन द फिगर द जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस इन पर यूनिट आर इंडिकेटेड। हमें एक रिएक्टेंस डायग्राम दिया गया है जिसमें जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंसेस सबके दिए गए हैं। जैसे जनरेटर 1 का दिया गया है 0.1, ट्रांसफार्मर 1 का दिया गया है, सॉरी ट्रांसफार्मर एक ही है, तो ट्रांसफार्मर का दिया गया है 0.15, ट्रांसमिशन लाइन का है 0.05 और दूसरे जनरेटर का दिया गया है 0.2।
तो बोला जा रहा है कि ड्राइविंग पॉइंट रिएक्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू नोड 3 हमें निकालना है। तो नोड 3 इस पॉइंट पे हमें ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस या रिएक्टेंस निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, रिएक्टेंस डायग्राम। अब ट्रांसफॉर्मर का जो रिएक्टेंस डायग्राम है वो स्टैंडर्ड मैंने कैसे बनता है वो बताया था, तो चलिए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप एक काम करिए, एक सेकेंड, आप बना लीजिए एक रेफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये हमने बना लिया रेफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हो गया हमारा रेफरेंस। तो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखते हो, हम चलते हैं इस डायरेक्शन में, पहले चलते हैं जनरेटर 1 की तरफ से। तो जनरेटर 1 का जो वाइंडिंग है वो स्टार कनेक्टेड है, इसका मतलब ये। और स्टार कैसा है, न्यूट्रल उसका ग्राउंडेड है, सॉलिडली ग्राउंडेड है, मतलब शॉर्ट कर दिया हमने इसको। फिर थोड़ा सा आगे गए तो जनरेटर का रिएक्टेंस है 0.1, तो इसका रिएक्टेंस हमने देख लिया 0.1। अब थोड़ा सा और आगे गए तो हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मर दिख रहा है, बस 1 के थोड़ा सा आगे। तो ट्रांसफॉर्मर का जो रिएक्टेंस डायग्राम स्टैंडर्ड कैसे बनता है वो मैंने आपको बताया था। ये स्विच 1, ये ट्रांसफॉर्मर का रिएक्टेंस कितना दिया गया है 0.15। ये है स्विच 2, ये है स्विच SX, ये है स्विच SY। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे गए तो हमें एक ट्रांसमिशन लाइन दिख रही है जिसका रिएक्टेंस है 0.05। फिर हम थोड़ा सा आगे गए, जनरेटर है जिसका रिएक्टेंस है 0.2। फिर थोड़ा सा और आगे गए तो जनरेटर की जो वाइंडिंग है वो न्यूट्रल से शॉर्ट करी गई है, तो हमने शॉर्ट कर दिया। अब एक चीज मुझे बताइए, ट्रांसफॉर्मर का जो प्राइमरी है वो डेल्टा है, तो S1 ऑपरेट नहीं करेगा, SX क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर का प्राइमरी डेल्टा है। ट्रांसफॉर्मर का जो सेकेंडरी है वो स्टार है, मतलब ये वाला स्विच ऑपरेट नहीं करेगा, तो इसको हम हटा देते हैं। कौन सा स्विच ऑपरेट करेगा, S2, ये वाला। और न्यूट्रल सॉलिडली ग्राउंडेड है, तो हमने इसको शॉर्ट कर दिया, करेक्ट। अब हमें विथ रेस्पेक्ट टू नोड 3 क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रिएक्टेंस। तो नोड 3 हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे 0.5 और जनरेटर के बीच में, मतलब यहाँ पे। तो इसके रेस्पेक्ट में हमें क्या निकालना है, एक्स इक्विवेलेंट। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला स्विच S1 ओपन है, मतलब 0.1 वाला जो रिएक्टेंस है ये पूरा हट गया, और 0.15 0.05 किस में आ गए, सीरीज में। तो हमारे पास ये रिएक्टेंस मिल गया 0.15 प्लस 0.05 क्या मिल गया, 0.2। ये हमारे पास है 0.2 शॉर्टेड पाथ, ये हमारा बन गया एक्स इक्विवेलेंट। राइट, समझ में आ रहा है। अब एक्स इक्विवेलेंट आप देख सकते हो 0.2 और 0.2 किस में है, पैरेलल में। तो 0.2 अगर पैरेलल में है तो हमें क्या मिल जाता है, 0.1J। तो ये आपका आंसर होगा। आप देख सकते हो कितना आसान है, समझ में आ गया। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं फॉल्ट एनालिसिस पे, जो कि कल का टॉपिक है। तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, फॉल्ट एनालिसिस, टाइप्स ऑफ फॉल्ट। इन सभी के जो नोट्स हैं वो आपको हमारे पेड टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे विद अ वेरी वेरी मिनिमल कॉस्ट। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो 9981479724 पे, सारे पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो कल का जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो है एलजी फॉल्ट, लाइन टू लाइन फॉल्ट, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, लाइन टू लाइन फॉल्ट, लाइन टू लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ये कल का टॉपिक होगा। तो देखिए बेसिकली दो टाइप के फॉल्ट होते हैं, एक शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है, एक ओपन सर्किट फॉल्ट होता है। तो जो हमें पढ़ना है वो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट पढ़ना है। और ओपन सर्किट फॉल्ट जब कंडक्टर ओपन हो जाता है तब की कंडीशन होती है, तो वो हमें नहीं पढ़ना है, वो बहुत नॉर्मल सा होता है। नेटवर्क में आप उसका जो बेसिक है वो देख लेंगे, और कल के रिकॉर्डिंग में हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कितने होते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि टोटल 5 टाइप के शॉर्ट सर्किट फॉल्ट पढ़ने हैं हमें, ये शॉर्ट सर्किट के अंडर आते हैं, याद रखिएगा।
शॉर्ट सर्किट के अंडर आते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।